बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद आसिम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिशी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पर वो उसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और जो ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं जिनका बड़ा डायरेक्ट जो है वो न सिर्फ वो इफ़ेक्ट होते हैं बल्कि कंसर्न भी है। ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो इस पूरे ख़ित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है और ये कोशिशें मुसलसल कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। लेकिन अभी हम जो देखते हैं कि जिस तरह से अमरीकी फ़ौज का इनखला हुआ है उसके बाद न सिर्फ अमरीका के अंदर से बल्कि बाहर से भी बाइडन इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद जो है वो की जा रही है कि बग़ैर कोई मुतबादिल जो पॉलिसी है या प्लान है वो दिए इस तरह से इनखला जो किया गया है ये ख़तरनाक साबित हो सकता है और सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो इसके पेश नज़र हो सकते हैं। आज भी पाकिस्तान ने बड़े दो टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफ़गान जो अमन अमल है उसमें सहूलतकार के तौर पर हम ज़रूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान इसका जामिन नहीं है, इसकी जमानत नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान के ऊपर अगर आप प्रेशर डालें और बार बार ये तकाजा करें जो कि अमेरिका और अफगान हुकूमत कर भी रहे हैं कि पाकिस्तान किरदार अदा करे, तो वो बड़ा अनफेयर होगा और ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, भारत का जो किरदार है जो हमेशा से स्पॉइलर के तौर पर हमें नजर आता रहा और जो इन्वेस्टमेंट उसने अफगानिस्तान के अंदर की, अब वो इन्वेस्टमेंट जो है ज़ाया होती नजर आ रही है उसको। और भारत ने, हमने ये देखा कि तालिबान की पेशकदमी के पेश नज़र कंधार में जो कौंसल खाना था भारत का वो उसको खाली कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया और वहाँ से उसके जो जितना भी अमला था वो चला गया है। सो क्या सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान से बार बार अमेरिका और अफगान हुकूमत जो एक तरह से प्रेशर भी डालने की कोशिश करते हैं और अफगानिस्तान में अमन अमल में किरदार अदा करने की बात करते हैं, इस वक्त जबकि अमेरिका और अफगान हुकूमत जो है, खास तौर पे अमेरिका, वो 20 साल इस दहशतगर्दी की जंग में बुरे तरीके से नाकाम होकर यहाँ से चला गया है, ये कितना अनफेयर है कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से प्रेशर डाला जाए और कितना ज़रूरी था दो टोक अल्फाज में, जैसा कि पाकिस्तान ने कह भी दिया कि हम जो है इसमें सहूलतकार के तौर पे तो ज़रूर काम करेंगे लेकिन हम जामिन नहीं हैं अफगानिस्तान में अमन के। ये कितना ज़रूरी था कहना? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मिशेल साहिबा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, बात यह है कि मैंने तो हमेशा कहा है कि अमेरिका एक बड़ा अनरिलायबल और अनट्रस्टवर्दी हमारा एलाय जो भी आप कहें मादी में रहा है जी। और इसका सबूत यही है कि देखें अभी फिर वो हमसे डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं। भाई, बात यह है कि आपने अपना काम तो निकलवा लिया, हमने फैसिलिटेट किया आउट ऑफ द वे जाके अफगान तालिबान और आपका दोहा में अमन एग्रीमेंट जो है वो कराया, तो आपने अपना इंटरेस्ट तो सर्व कर लिया, लेकिन फिर आपने एकदम रात की तारीकी में आप अफगानिस्तान छोड़ जाते हैं। बगराम एयरबेस जो है 2-3 घंटे तक तो अफगानी आर्मी को भी नहीं पता था कि अमेरिका यहाँ से निकल गए हैं, जो मेन काबुल के एयरबेस है। तो उनको तो चाहिए था कि अपना, ठीक है एक सुपर पावर है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते, अपनी जिम्मेदारी निभाते कि जाने से पहले अफगानिस्तान में कोई पायदार अमन है, पीस एग्रीमेंट है, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट है बिटवीन अफगान तालिबान एंड द अफगान गवर्नमेंट। अफगान गवर्नमेंट पे इतना उनका असर रसूख है अमरीकियों का, तो वो तो आप करा देते। मतलब अपना काम आपने कर लिया, लेकिन अब जो वहां पे जो मसाइल पैदा हो गए हैं, अब उसको आप उसका जो जिम्मेदारी वो पाकिस्तान पे डाल रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि हम अब फिर कोई आउट ऑफ द वे जाके जाएं। और जबकि हमने कहा ठीक है अफगान तालिबान के साथ हमारा असर रसूख है, हमने वो इस्तेमाल किया मादी में आपका दोहा एग्रीमेंट के लिए, लेकिन जो इंडियंस वहाँ स्कॉलर का रोल अदा कर रहे हैं, अब वहाँ अशरफ गनी साहब जो हैं वो अजीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तालिबान को एक अपने एक खिताब में कह रहे हैं कि जनाब आप ये जो ड्यूरल लाइन है पाक अफगान बॉर्डर, इसको आप हम उम्मीद करते हैं हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये किसकी जुबान बोल रहे हैं अफगान अशरफ गनी साहब? ये वही हुआ है कि जी इसका मतलब ये कि अमेरिका दानिस्ता तौर पे चाहता है कि वहाँ पे बदअमनी हो, वहाँ पे लड़ाई हो, खूनरेजी हो, सिविल वॉर टाइप हालात हो, ताकि उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे आए और बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं। तो उस लिहाज से तो अमेरिका ने नहायत, मैं समझता हूँ, गैर जिम्मेदाराना उनका किरदार जो है वो रहा है। और आपने अभी अपने इंट्रो में बात की कंधार के जो कॉन्सुलेट्स इंडियन के, वो अब वहाँ पे उनका इनखलाब हो रहा है और निकल रहे हैं। आपने शायद आज की खबर भी सुन ली होगी कि जनाब 2 इंडियन C-130 नुमा जहाजों में वो कंधार में
वो पाकिस्तान के ऊपर तो फ्लाई नहीं कर सकते, वो उनको इजाजत नहीं है, लेकिन वो भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए एयर स्पेस वो कंधार पहुंच के, और उनसे क्या अनलोड हो रहा है? उनसे अनलोड हो रहा है 40 टन का स्पेशल एमुनिशन 2 जहाजों में, और कहा यह जा रहा है कि हम तो लोगों को बाहर निकालने के लिए लाए हैं, एक्चुअली वो सारा एमुनिशन लेके आए हैं, जो कि जाहिर बात अब पता लग गया, पूरी दुनिया ने उसको इमेजेस भी देख ली है कि अफगान तालिबान के खिलाफ अफगान आर्मी को और अशरफ गनी को अपना वो एक एमुनिशन जो है लाइव एमुनिशन उनके लिए वो लेके आए कि आप मारे अफगान तालिबान को। तो ये किस किस्म की हिपोक्रेसी आप देखें, उधर अमेरिका ये काम, आपके ख्याल में अमेरिका को मालूम नहीं कि ये क्या हो रहा है, और इधर इंडियन जो है वो वैसे तो बात कर रहे हैं कि जो हम अफगान तालिबान से बात करना चाहते हैं। इसी से कनेक्टेड बड़ा एक जरूरी सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन आसिम साहब हमारे साथ मौजूद है, मेरे ख्याल में कुछ पूछना चाहेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने भी जिक्र किया C-117 से 122 मिलीमीटर कैनन्स की जो 40 टन वेपन का उनको सप्लाईज दी गई है। एक तरफ आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आपने देखा होगा दोहा में जाके एक स्पेशल वफ्द जो मिला था इंडियन का तालिबान की क़यादत से, और उसके बाद उनका दोहरा मेयार, डबल पॉलिसी, डबल गेम खेलने का सबूत आज मिल गया पूरी दुनिया के सामने। आपको सिर्फ यहाँ पर नहीं, सीरिया में अमेरिका की तरफ से भी याद आया होगा कि बहुत सारे जहाज़ों की पिक्चर्स आई थी कि जो वेपन्स रेबल्स के एरिया में ड्रॉप कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उन्हीं के खिलाफ पूरी दुनिया में उनको दहशतगर्द करार दिया गया था। तो आपको ये वो डुप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसीज नजर नहीं आती जो अफगानिस्तान में भी हो रही है? देखिए, यही तो मैं कहता हूं कि हम हमेशा सब समझते हैं इनकी मकारी, ये अमरीकियों की मकारी, इनका जो नेक्सस है अमरीका, CIA, मोसाद, अफगान इंटेलिजेंस और इंडियन, कि ये हर वो काम करेंगे जहां पे बाकी मुसलमान ममालिक के साथ जो इन्होंने हशर किया, और जिस तरह अभी भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बदअमनी हो, पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी टेक ऑफ न कर सके, पाकिस्तान में इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आए, अफगानिस्तान में अगर आग लगती है, सिविल वॉर होती है, तो फिर रेफ्यूजीज भी आएंगे, पाकिस्तान पे और बोझ पड़ेगा, और उन रेफ्यूजीज की आड़ में दाइश के लोग, जिनको अमरीकी लेके आए, CIA लेके आया वहां पे अफगानिस्तान में, इंडियंस लेके आए कि दाइश के वहां पे 5-6 हजार फाइटर हैं, फिर वो भी पाकिस्तान में अपना इनके रूप में, रेफ्यूजीज के रूप में वो भी दाखिल हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे बदअमनी क्रिएट होगी, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, और तरीके तालिबान के लोग भी डरेंगे। तो देखें, यही हम कहते हैं कि ये अनट्रस्टवर्दी लोग हैं। हमने कितनी ईमानदारी के साथ इनको एक फेस सेविंग एग्जिट दी अफगानिस्तान में, लेकिन आप देखें कि फिर इनका रवैया जो है वो किस किस्म का है। मैं एक को-रिलेटेड क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ मी मिशेल। हमें माजी में याद होगा जब आपको ट्राइपेटाइट कमीशंस बनते थे, आपके साफ फोर्सेस, कोलिशन फोर्सेस, अफगान फोर्सेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग की पाकिस्तान से बात की जाती थी, पाकिस्तान उसके मुताबिक इकदाम करता था, गोल पोस्ट इनकी तरफ से चेंज किए जाते थे। आपको नाइफ रेंज ऑपरेशन जो शुमाली वजीरिस्तान के खिलाफ करने के लिए हैवी आर्टिलरी माउंट कर दी गई थी अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ, आपको याद होगा। तो डबल गेम तो हम शुरू से फेस करते आ रहे हैं इनकी जानिब से। जी देखें, वो आपकी बात सही है, लेकिन फिर ये है कि हमारा भी एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये था, शेयर्ड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, कि हम ये चाहते थे कि ये अब अफगानिस्तान में बैठे हैं, ये हालात को वहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे। अफगान आर्मी जिसको इन्होंने ट्रेन किए, तो वो अफगान आर्मी इस काबिल होगी कि वो जनाब हालात को कंट्रोल करेगी अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है। लेकिन हम देख रहे हैं वो अफगान आर्मी भी तकरीबन कोलैप्स कर गई, और उनका सारा अमेरिकन सप्लाइड इक्विपमेंट जो है बड़ी तादाद में अफगान तालिबान के हाथ में आ गया। शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, वीडियोस आई उनकी जी, बल्कि शमूलियत इख्तियार की है विद वेपन्स अफगान फोर्सेस के लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये भी अभी इस वक्त वहां पे ग्रेट गेम जो है उसका एक हिस्सा है। ये ग्रेट गेम नंबर 2 शुरू हो गई है। खुद तो वो निकल गए हैं, खुद तो वो बच गए हैं, अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये हालात इतने खराब हों कि या तो पाकिस्तान डायरेक्टली जो है वो बीच में स्टक इन हो जाए। वो हमने होना नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम किसी अपनी सरहदों के पास जाके कोई ऐसी कार्रवाई करें। और हमने वहां डबल फेंसिंग की है, हमारे 350 वहां पे किले हैं ऑल अराउंड द अफगान पाक अफगान बॉर्डर। तो मैं समझता हूँ हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत बेहतर है चंद साल पहले के मुकाबले में। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी ब्रिगेडियर साहब कि सारी सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है हमारे सामने। हमने इससे पहले भी एक डॉसियर के जरिए तमाम हकायक जो है वो सामने रखे, फिर हमने अभी जो लाहौर में वाक़या हुआ उसमें तमाम सबूतों के साथ भारत की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमने दुनिया के सामने रखी। आप समझते हैं कि जब सारी चीजें हमें मालूम है तो फिर हमारा जो लाए अमल है वो क्या होना चाहिए? क्या काफी है जो कुछ हम कर रहे हैं, या इससे बढ़कर हमें कुछ करना पड़ेगा पहले से, जब सारी चीजें जो है वो हमारे सामने खुल के सामने आ चुकी हैं, या हम जानते हैं? जी देखिए, आपकी बात सही है,
लेकिन अब अगर वहां पे इंडियंस ने जो कि कई अरबों डॉलर के उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है अफगान आर्मी में, अफगान इंटेलिजेंस में, अशरफ गनी में, अब वो सब एक्सपोज होकर खुद के सामने आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अभी हमने अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को गार्ड करना है, नंबर एक। नंबर टू, मैं समझता हूँ हमें अफगान तालिबान पे हमारे बिल्कुल उनके साथ कॉन्टेक्ट्स हैं, होने चाहिए। कुछ अफगान लीडरशिप के साथ भी हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई वाकई अफगानिस्तान में अमन आए और ये खून रेजी ना हो और अफगान तालिबान के साथ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। तो हम तो मेरा ख्याल हमें तो उसको पुश करते रहना चाहिए। हमें अमेरिका को, और जारी बात है चीन और रूस उनके भी कंसर्न है कि यहाँ पीस एग्रीमेंट हो, अमेरिका पे हमें प्रेशर डालते रहना चाहिए और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस वक्त हमें वो एक रोल अदा करना चाहिए कि जी इंडियंस को बात कराया जाए कि ये वहाँ पे अमन का प्रोसेस जो वो नहीं होने दे रहे, और प्लस हमें अपने बॉर्डर को एक हवाले से, एक लिहाज से सील कर देना चाहिए कि एक रेफ्यूजी भी वहां से ना आए और आके ये ना हो कि वो उल्टे हमें लेने के देने पड़ जाए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 3-4 चीजें तो हमने करनी है। और देखिए जहां तक चीन और रूस का ताल्लुक है, उनका एक बड़ा शेयर्ड इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के साथ भी है कि अफगानिस्तान में अमन हो, स्टेबिलिटी हो, और ताकि सीपेक के जो रास्ते हैं रूस के वो क्लियर हों। चीन जो चाह रहा है, देखिए ना, चीन अब इंडिकेट कर रहा है कि 62 अरब डॉलर के वो अपना प्रोग्राम, इकोनॉमिक प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का अफगानिस्तान को वो अंदर लेके आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में सीपेक कायम किया है। तो अमेरिकन को अब ये चीज भाती नहीं है, ना इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस जो है वो भी एक्सपोज हो गए हैं। इंडियंस जो है वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए ना, आपने अभी बात की, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ईरान जाते हैं और ईरान में जाके वो जनाब अफगान तालिबान और अफगान लीडरशिप की कोई मुलाकात हुई है, वहां पे वो भी जाके अपना रोल अदा करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई है कि अफगान तालिबान, अफगान लीडरशिप का एक्चुअली ये जो ईरान में इजलास हुआ था, ये तो एक्चुअली पाकिस्तान में होना चाहिए था, क्योंकि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, सबसे ज्यादा स्टेक्स हमारे हैं अफगानिस्तान के अमन की खातिर। लेकिन वो अपनी, अब ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपनी बोली बोल रहे होंगे, और मुझे वो और फिर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जो आपने जो सवाल किया बिटवीन रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और यकीनन और अमेरिका, और यकीनन हो भी रही होगी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे सिक्योरिटी इदारे एट द हाईएस्ट लेवल वो इससे कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं कि जनाब आप अपना रोल अदा करें। ये मामला जिस तरफ आप अफगानिस्तान को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तबाही का रास्ता है। पूरा खित्ता जो है वो डेवस्टेट हो जाएगा। इसमें ब्रिगेड साहब एक हम थोड़ा सा माजी में जाते हैं। जिस तरह ये कॉन्सुलेट कंधार की है, इसी कंधार ऑपरेशन के हवाले से जनरल मैक्रिस्टल ने एक बात की थी जिस पे उन्होंने बहुत पहले तस्लीम कर लिया था कि हम अपनी जंग हार चुके हैं, जिस पे उनको सैक कर दिया गया था। फिर इससे रेलिवेंट अगर हम बात करते हैं, 16 कॉन्सुलेट्स की रिपोर्ट थी जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से मुत्तसिल एरियाज में बनाए, जिसको 8 पे ले आया गया, जो कहा जाता है कि सिर्फ 8 हैं और वो भी अपने वर्कर्स की सहूलत के लिए, जिसके जरिए दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की जा रही थी। फिर कुन्नड़ नूरिस्तान जो टेररिस्ट अकेडमीज बनी हुई थी जहां पे दहशतगर्दों को ट्रेन करके पाकिस्तान भेजा जा रहा था, इन तमाम चीज़ों को सर्टिफाइड करता है अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक वॉचडॉग इदारा, जिसने एक रिपोर्ट दी डर्टी मनी के हवाले से, जिसमें इनकी मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर दहशतगर्दी तक साबित होती है, जिसमें अफगानिस्तान में वहां पर सिखों के गुरुद्वारों से लेकर कहां कहां दहशतगर्दी की बात की जाती है, श्रीलंका बॉम्बिंग के हवाले से बात की जाती है। टाइमलाइन के साथ अगर आप देखें तो आपको तमाम चीज़ें उसी तरह नजर आएंगी। लेकिन क्या वजह है कि अफगानिस्तान में अमरीकी इन तमाम चीज़ों के बावजूद, या जितनी और फोर्सेस थी, उनका जो एक मतमाय नज़र था वो सिर्फ काबुल की हद तक ही रह गया था। वो भारत को ओपनली, आपने CIA, मोसाद, रॉ इंडियस नेक्सस की बात करने की बात की है, तो ये तमाम चीज़ें वहां पर उनकी नाक के नीचे हो रही थी। बिल्कुल, ये देखें, जब वहां से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले होते थे, जब वहां पे तहरीक तालिबान को अफगान इंटेलिजेंस और रॉ जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, फंड कर रहे थे, उनको आर्म कर रहे थे, इक्विप कर रहे थे और तैयार कर रहे थे पाकिस्तान में हमले करने के लिए। आपके ख्याल में जब वहां पे एक वक्त पे 1,20,000 सिर्फ अमेरिकन सोल्जर्स थे, बाकी नेटो के अलाइज उनके अपनी तादाद थी वहां पे, आपके ख्याल में, और CIA को इतना
CIA का इतना बड़ा अड्डा बन गया था ये अफगानिस्तान और काबुल, आपके ख्याल में उनको पता नहीं था कि ये क्या कुछ हो रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन पे और कौन कर रहा है? उनको सब मालूम था और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी कि ठीक है पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान में बदअमनी है और ये नॉर्थ वजीरिस्तान में तमाम ये ग्रुप आके बैठे हुए हैं और बाकी पाकिस्तान के शहरों में वो तो खुश थे कि पाकिस्तान को हमने दबा के रखा हुआ है और पाकिस्तान को हमने, और साथ साथ उनको डू मोर की बात भी कर रहे हैं। वो तो फिर देखिए हमारे सिक्योरिटी के इदारे, मैं खुद के बात कर रहा हूँ, ISI ने जो जंग लड़ी है, पाकिस्तान के मफाद की जंग लड़ी है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को सिक्योर करने की जंग लगी अलॉन्ग विद द पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर, ये तो फिर और भी जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, अपना ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात और फिर जनरल बाजवा के वक्त से ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये सारे ऑपरेशन हुए। ये ऑपरेशन अगर ना होते या ये कमजोर होते तो आज पता नहीं पाकिस्तान में क्या हालत होती है। तो ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हमारे लिए, हमारी कौमी सलामती के लिए कि अमेरिका ने वहां पे जंग हारी और हमने, ठीक है, उनके वो पुराने हमारे ताल्लुकात से हमने कहा जी इनको, इनसे जान छुड़ाने के एक ही तरीका है कि ये फेस सेविंग एग्जिट इनको मिले ताकि ये यहाँ से निकल जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ तो ये खदशात हैं, ज़ाहिर मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि अमेरिका के इस तरह से इनखला की वजह से सिक्योरिटी खदशात होंगे अफगानिस्तान के अंदर। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, और अगर जैसा कि तालिबान का ये दावा है कि 85% इलाके के ऊपर वो कब्जा कर चुके हैं और वो इतने स्ट्रांग हैं, और फिर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने देखी है कि मुज़ाकरात की तरफ वो आ रहे हैं, वो दीगर फरीकैन से कह रहे हैं बातचीत के लिए या बातचीत के लिए तैयार हैं, और आप समझते हैं कि अगर मुस्बत जवाब जो है दूसरी तरफ से आता है, जो कि आना चाहिए, अगर अफगानिस्तान का अमन जो है वहाँ के लोगों को अजीज है और वो चाहते हैं कि ऐसा हो, तो अगर ऐसा होता है तो सूरत हाल आप नहीं समझते कि मुख्तलिफ भी हो सकती है? देखिए मुख्तलिफ इस तरह हो सकती है कि माजी के मुकाबले में आपकी बात सही है, अफगान तालिबान ने, देखिए ये लोग भी अब थोड़े बदल गए हैं। इन्होंने भी देखा है कि जब इनकी माजी में हुकूमत थी तो ये आइसोलेशन में चले गए थे इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान ने इनको रिकग्नाइज किया हुआ था, शायद टर्की ने इनको रिकग्नाइज किया हुआ था, एक और को मुसलमान मुल्क, लेकिन इन्होंने पिछले 15 साल जो जंग लड़ी है और इनके लोग पॉलिटिकल मैच्योर भी हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इनका एक्सपोजर भी बड़ा है। अब ये उस तरह की वो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोच के अफगान तालिबान नहीं रहे। ये नहीं चाहते कि हमें खून रेजी के साथ इक्वेट किया जाए। अब इन्होंने कह दिया है कि हम अगले महीने जो पीस प्लान है वो पीस प्लान काबुल में पेश करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो 85% अफगानिस्तान पे इन्होंने कब्जा कर लिया है और 15-20 दिनों में ये काबुल के दरवाजों तक पहुंच जाएंगे। बेशक अफगान आर्मी जो है वो कई जगह पे मुजाहमत कर रही है, जवाबी हमले कर रही है, लेकिन ये काबुल के दरवाजे पे पहुंचेंगे। फिर ये नेगोशिएट फाइनल करेंगे अमन के लिए कि काबुल में खून रेजी के बगैर जो है वहां पे या तो पीस एग्रीमेंट अफगान अशरफ गनी और ये बाकी लोग जो हैं इनके साथ बैठे निगोशिएट करें एक पॉलिटिकल सेटलमेंट। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर इंडियंस का इतना हो गया और अमेरिकन अफसरों के नहीं जनाब इनसे पीस एग्रीमेंट नहीं करना और ये मामला बढ़ना है, आप मुजाहमत करें, मुझे इतना लग रहा है कि अशरफ गनी की सुना फैमिली तो अफगानिस्तान छोड़ के चली गई है। मुझे तो ये लग रहा है कि जब ये काबुल के दरवाजे से गए तो अशरफ गनी और कुछ और लोग फौरन एयरलिफ्ट होके, शायद उससे पहले वो अफगानिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। फिर तो ये काबुल में आराम से इनकी एंट्री होगी और ये एक मिलिट्री विक्ट्री इन द सेंस कि लड़ाई के बगैर ये काबुल जो है ये टेक ओवर कर लेंगे और फिर एक सूरत हाल डिफरेंट होगी। लेकिन अगर पीस प्लान होता है, नेगोशिएशन होती है और अमेरिका और बाकी तमाम ममालिक पावर इंक्लूडिंग पाकिस्तान मिलके सिंसियरली अमेरिकी और ये लोग जो है वो अशरफ गनी को मजबूर करते हैं कि नहीं जनाब आप एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करें और वो सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि फार्मूला निकल आता है कि इंटरिम गवर्नमेंट होगी, इतने अरसे बाद इतने इलेक्शन होंगे, पावर शेयरिंग फार्मूला ये होगा, तो फिर बिल्कुल हालात मेरा ख्याल अफगान तालिबान और जिम्मेदारी का मुजाहरा शो करेंगे। अभी आप देखिए उनके कई स्पोक्समैन के जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अपने फाइटर्स को कि आप जिन जिन शहरों में दाखिल हो रहे हैं वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई दफ्तर जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई ऑफिशियल्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट के कागजात का नुकसान नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो इस दफा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि जनाब हमने अगर टेक ओवर करना है तो एक बड़े स्मूथ तरीके से विदाउट एनी खूनरेजी, विदाउट डिस्ट्रॉइंग आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने टेक ओवर करना है। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है।
हर एवरी डे इज क्रिटिकल, एवरी डे इज क्रिटिकल। और जूं जूं वो काबू की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे इंडिया की जो, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, पार्लियामेंट्री वर्ड है, उनकी जो बदमाशी, उनकी जो ट्रेचरी है, वो दिन ब दिन और बढ़ेगी। आखिरी हद तक वो कोशिश करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी वो खुदा न खास्ता इस किस्म की कोशिशें जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस ब्रिगेडियर साहब आपका हमेशा होता है। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। और इसमें जो वही बात जो हम कल भी कह रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान के अंदर कौमी मुफाहमत जो है वो हो जाए। और जब एक ताकत का मुजाहरा जो है वो सामने आ रहा है तालिबान की तरफ से, तो दूसरे फरीक जो है वो अगर मिल बैठ के बातचीत के जरिए एक्सेप्ट कर लें, तो मेरे ख्याल में अमन अमान जो है वो कायम हो पीस सकता है। एग्रीमेंट और मुज़ाकरात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर जिसमें हम ये स्प्लिंटर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जिसमें टीटीपी की बात है, जिसमें दाइश की बात है, जिसमें आप शुमाली इत्तेहाद की बात करें, उनके साथ कुछ खून रेजी का जो है वो एक एलिमेंट मौजूद है। और वही एलिमेंट्स हैं जिनको असलहा प्रोवाइड किया जाएगा या उनको फ़रोग किया जाएगा, या फिर वो कुछ हालात बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के बिगड़े हुए हालात भारत समेत बहुत सारे मुल्कों के मफाद में हैं। जो अमेरिका समेत अगर हम बात करते हैं, मैंने बराक ओबामा की लास्ट यूनियन एड्रेस के हवाले से आपको जिक्र किया कि उन्होंने 20 साल का टाइम दिया कि जी ट्रमाइल अभी रहेगा। तो उसमें आपको इस खित्ते के अंदर जो अलाइनमेंट, रीजनल अलाइनमेंट और इंटरनेशनली आप देखें चेंजेस, जिसमें रशिया और चाइना, जिसको अमेरिका ऑलरेडी सबसे बड़ी थ्रेट डिक्लेयर कर चुका है, वो तमाम चीज़ें से लिंक्ड हैं। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इनकी जो कोशिशें इस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि ये कोशिशें जो है बारावर साबित हों और अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब ना हो, बल्कि पीस प्रोसेस जो है वो इस तरीके से चलता रहे और वहाँ पर अमन अमान जो है वो इस पूरे खत्ते के अमन अमान के लिए बड़ा ज़रूरी और बड़ा नागुज़ीर है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कोविड-19 की 4th वेव, जिसके खदशात हैं और केसेस जो है उनकी तादाद बढ़ रही है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में इस वक्त सिचुएशन जो है वो खासी तशवीशनाक है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान म्यूजिक वीडियोस मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख नक। अगर आपके सुरों से आजादी की महक आती है तो अपने बेहतरीन मिल्ली नगमों की वीडियोस 25 जुलाई तक हमें भेज दीजिए। 29 मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक BTV पर नश्र किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। वीडियो शूट कीजिए और HD क्वालिटी वीडियोस बजरिया वी ट्रांसफर या गूगल ड्राइव लिंक salampakistan@ptv.com.pk पर भेज दीजिए। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2021 है। दुनिया को पता चल गया है डिस इन्फो लैब के बाद कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ फेक मीडिया के जरिए, फेक वेबसाइट के जरिए झूठा प्रोपगेंडा करता था। आप दुनिया भारत के इस जाल में फंसने वाली नहीं है। भारत के जहाँ तक इल्जाम का ताल्लुक है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो बेबुनियाद इस वजह से करार दिए जा सकते हैं कि इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान के जो अमन की ख्वाहिश है, अमन का जो इनिशिएटिव है, उसको सबूताज करने के दर पे है और दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ मजीद खिलाफ करने की बात है। सामाने सफर ताजा करें,
नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। वेलकम बैक नाज़रीन। कोविड-19 की फोर्थ वेव के खदशात इस वक्त जो है वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि केसेस में इजाफा हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर। ख़ास तौर पे हम बलूचिस्तान में जो सूरत हाल देख रहे हैं वो खासी अलार्मिंग है। इस वक्त गुज़श्ता 2 दिन के दौरान जो वहाँ पर इस मर्ज़ की शरह थी वो 8.39 थी, जो 2 दिनों में बढ़कर इस वक्त 9.4 जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा ईद आ रही है, ज़ाहिर है ईद के दौरान गैदरिंग्स होती हैं, अब इंटरेक्शन जो है वो लोगों का ज़्यादा होता है, तो खुदा न खास्ता इस हवाले से भी खदशा है और उसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या इकदाम कर रही है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किए स्पोक्स पर्सन बलोचिस्तान गवर्नमेंट लियाकत शाहवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब आपके वक्त के लिए। शाहवानी साहब, बलोचिस्तान में वजह क्या है, क्यों केसेस में इतना ज़्यादा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है? सिर्फ 2 दिन के दौरान जो केसेस की शरह है वो बढ़ गई है 8.3 से लेकर 9.4 तक, तो क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इसे कंट्रोल करने के लिए? देखिए, मजमूई तौर पे जुलाई में 8.5% केसेस पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट हुआ है एंड इट इज द हाईएस्ट सिंस अप्रैल। अच्छा। जब थर्ड वेव ने बलूचिस्तान को हिट किया उस वक्त 9.6% परसेंटेज आई थी। अब 10 दिनों में 8.5% का ये मतलब है अगर इसी तरह केसेस बढ़ते रहे ये तो अप्रैल से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे। और आगे ईद आ रही है और लास्ट ईद से कबल जो गुज़िश्ता 2 ईद था उसका रिजल्ट हमारे सामने यही आया कि ईद में केसेस बढ़ते हैं। तो लास्ट ईद से एक हफ्ता कबल पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो गया था और आवाम का उस पर रिएक्शन आया, ताजिर तंजीमों का रिएक्शन जरूर आया, लेकिन केसेस कम हो गए ईद के बाद। ईद के बाद से केसेस कम होते होते अगेन जुलाई में केसेस बढ़ गए। कल 9.5% केसेस रिपोर्ट हुए और मुल्क में पूरे केसेस बढ़ रहे हैं। 4% एवरेज पूरे मुल्क में रिपोर्ट हुआ है। इस्लामाबाद 8% और पहले ही एनसीओसी ने खबरदार किया था कि फोर्थ वेव जुलाई में हिट कर सकती है। और माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि ये जो इंडियन वेरिएंट है डेल्टा टाइप, ये बाकी 3 वेव से ज्यादा खतरनाक और लीतल साबित हो सकती है। G20 ने खबरदार किया है कि दुनिया की मईशत पे डेल्टा वेरिएंट का बहुत बड़ा असर, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हम अपने लोगों से अब गुजारिश कर रहे हैं, 2 हैं। एक तो कि ये है कि एसओपीज पे अमल दरामद करें, दूसरा वैक्सीनेशन के अमल को हमने बहुत तेज किया है पूरे बलूचिस्तान में, ऑफिस में। उसके अलावा सेंटर्स बनाए हैं, मास वैक्सीनेशन सेंटर है, अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, कैंपेन भी ड्राइव कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश भी कर रहे हैं। तो जो ही केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं पूरे मुल्क में, हमारा एक मिजाज है फॉरन स्टेट ऑफ कंप्लेसेंसी में हम चले जाते हैं, स्टेट ऑफ बिल्कुल सेटिस्फेक्शन में हम चले जाते हैं कि अब थर्ड वेव से भी जान छूट गया। जब गैर बद एहतियाती शुरू हो जाती है, एसओपी से अमल दरामद कम हो जाता है और हर लेवल पे केसेस बढ़ जाते हैं। कि ये देखा गया है कि ईद के मौके पे केसेस में इजाफा होता है, तो क्या जाहिर ईद आ रही है उससे पहले कुछ इकदाम मजीद सख्त किए जा रहे हैं? कुछ इस तरह की चीजें, लॉकडाउन हो सकता है बलूचिस्तान के अंदर, क्या किया जा रहा है? ग्वादर में हमने ऑलरेडी लॉकडाउन इम्पोज किया और जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिन एरियाज में केसेस ज्यादा बढ़ेंगे, लॉकडाउन के अलावा अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता, हालत हमें मजबूरी लॉकडाउन करना पड़ेगा। और केसेस इसी तरह अगर बढ़ते रहे तो फिर अभी तो एक क्लोज डे है, सिर्फ फ्राइडे हमने रखा है, आगे इसको भी बढ़ा सकते हैं। मार्केट टाइमिंग 10 बजे तक है, उसको कम कर सकते हैं। और ईद की जो ईद वैसे सादगी से हमने ऐलान किया है और एसओपी ईद नमाज के हवाले से वही हैं जो प्रेसिडेंट साहब ने पिछले साल इस्टेब्लिश किए थे। और इसके साथ साथ मवेशी मंडियों में अभी हमारे कोई ज्यादा एसओपीज नजर नहीं आ रहे, लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। इस पे भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन जारी किया, सख्ती से अमल दरामद किया जाए। अब डिपेंड करता है कि लोग अगर एसओपीज का थोड़ा ख्याल रखते हैं तो केसेस कम होंगे, अगर बढ़ते हैं तो फिर मुझे यही लगता है कि गुज़िश्ता ईद की तरह जो हमें सख्त इक़दाम करना पड़े थे वही करना पड़ेंगे। इसमें शवानी साहब एक सवाल ये भी बनता है कि अभी तो आपने बताया कि वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है और एसओपीज़ की भी बात की जा रही है, लेकिन आपके जो फार फ्लंग एरियाज़, रिमोट एरियाज़ की बात की जाए, मैं बारखान की बात करूँगा, आवारान की बात करूँगा,
जो मतलब इतने सेटल्ड एरियाज में शामिल नहीं होते, वहाँ पर किस तरह अमल दरामद कराया जाएगा? या फिर ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं ईद के मौके पर, तो आपको सूबाई जिसे कहते हैं बैनुल सूबाई जो आपस में ट्रैवलिंग होती है, ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है, वो जारी रहता है। और फिर बॉर्डर के हवाले से ईरान बॉर्डर जो है उस पर भी ज़्यादा रश देखने में आता है। आप समझते हैं कि ये सख्त इकदाम ऐसे हैं कि जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे आपकी हुकूमत अमल दरामद कर रही है? देखिए, ईरान बॉर्डर पे तो पहले ही जब जायदान में पिछले हफ्ते केसेस ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए, तो ईरानी गवर्नमेंट ने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ऑलरेडी इंपोज कर दिए हैं। और वहाँ पे एमएसओपीज पे अमल दरामद के लिए टीमें मौजूद हैं, वहाँ ज्यादा में मुश्किल नहीं होगा। आवारान का आपने जिक्र किया, बारकान की, ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पर वैसे भी लोग डिस्टेंसेस में रहते हैं, लेकिन मवेशी मंडियों में लोग जो है वो अजूम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ईद नमाज है, उसके बाद ईद के जो रवायती तकारीब हैं, ये एक इशू है जिसपे हम ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अच्छा शाहवानी साहब, आज खास तौर पे बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसका जिक्र करने का मकसद ये भी था कि एक तरफ तो कोविड-19 की सूरत हाल बिगड़ रही है, दूसरी तरफ हेपेटाइटिस का जो मर्ज है वो बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मेरे पास कुछ आदादो शुमार हैं लास्ट 6 मंथ्स के, जिसके दौरान हेपेटाइटिस बी और सी के 10,000 मरीज जो हैं वो सामने आ चुके हैं, और जिसमें ज़िला जाफराबाद में सिर्फ 3,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के आबाई ज़िले जो लसबेला, उसमें 13,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 1,000 में हेपेटाइटिस जो है उसकी निशानदेही हुई है। सो ये इसकी क्या वजह है कि एक तरफ कोविड-19 की वबा से हम निमट नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ ये हेपेटाइटिस, ये जाहिर है गंदे पानी की सबसे बड़ी वजह जो है वो वही है उसका इस्तेमाल। देखिए, कंटेमिनेटेड वाटर जो है एक वजह है। नसीराबाद में खीरतर से और गुड्डू बैराज से पानी आती है, वहां से भी जाहिर है इस तरह का फुजला उस पानी में शामिल होता है, और वो पानी यहाँ पर लोग इरिगेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी। अभी वो अलगर्ज के पानी बहुत कम वहां से आ रहा है, अभी तो पीने का पानी जो है वो वहां पे नायाब होता जा रहा है, ये एक अलहदा इशू है। लेकिन हेपेटाइटिस की हद तक मैं रहूंगा कि बिल्कुल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। उसके अलावा लोग जो है वो बार्बर शॉप जाते हैं, बाहर शेव बनाते हैं, और शेव के लिए डिस्पोजेबल जो रेजर वगैरह है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, उससे बढ़ता है। अस्थाई डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं, वहां पे प्राइवेट छोटे छोटे क्लिनिक हैं, वहां पे डॉक्टर जो है यूज्ड इंजेक्टेबल्स और दीगर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन बलूचिस्तान के अंदर हमने जो सामने आ रहा है वो गंदे पानी का इस्तेमाल है, पीने का साफ पानी मौजूद नहीं। गंदा पानी जो है ये मेन रीजन है, नो डाउट। बिल्कुल, तो उसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं लियाकत साहब? एक तो नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की जरूरत है, दूसरा ये भी है कि वहाँ पे जो पहले से प्लांट्स मौजूद हैं वो गैर फाल हैं, सो उनको फाल किया जाए। तो इस हवाले से क्या कर रही है गवर्नमेंट? 2 बिलियन के तो मुख्तलिफ एरियाज में हम फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। 9 अरब रुपए हमारे पीएचई डिपार्टमेंट का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजन के लिए 9 अरब का एलोकेशन होता था, उसमें 300% हमने इजाफा किया 29 बिलियन तक। फ्रॉम 9 to 29 बिलियन रुपीज, 20 अरब का हमने इजाफा किया है कि ताकि लोगों को साफ पानी हम फराम कर सकें, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा सकें। उस पर हम काम कर रहे हैं। डैम्स पे काम हो रहा है, 8.15 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करने के लिए इस साल 7.7 अरब रुपए के लागत की स्कीमात है, जिसमें 3.2 बिलियन एलोकेशन की गई है। 52 हमारे डैम्स के प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 56 प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल किए हैं। 205 प्रोजेक्ट्स पे काम का तेजी से काम जारी है। कुछ फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बोलान डैम है, नौलंग डैम है, मंगी डैम है, बहुत सारे सेक्टर्स में हमारा फोकस है, हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए हैं, कुछ ऑन गोइंग है, कुछ नए शुरू हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो कंप्लेंट्स है वाटर अवेलेबिलिटी के साथ ही, जब पानी ज्यादा जखीरा होगा, स्टोर होगा, साफ पानी लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो फिर नए मरीज का आना शुरू होंगे। जो पुराने मरीज हैं उनको भी हमने अकेले नहीं छोड़ा, उनके लिए हेपेटाइटिस बी और सी के जो इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन है, वो अवेलेबल हैं।
वो हमारे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। उस हवाले से कंप्लेन आपको नहीं मिला होगा। हाँ, ये कंप्लेन जरूर है कि केसेस बढ़ रहे हैं, और आई डू एग्री कि केसेस बढ़ रहे हैं, और उसका एक ही वजह है कंटेमिनेटेड वाटर। इसमें जब बात करते हैं लियाकत शनवानी साहब, आपके हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को अगर इग्नोर करें तो लोग क्वैक्स की तरफ या फिर हकीमों की तरफ या ऐसे इलाज की तरफ जाते हैं कि जो उल्टा उनके लिए नुकसानदेह होता है। और बी एंड सी की जब हम बात करते हैं, ये तो गंदे पानी से होता है हेपेटाइटिस। बी और सी के हवाले से स्पेशली आपने बार्बर शॉप्स का जिक्र किया, डेंटिस्ट्री के हवाले से क्वैक्स के पास चले जाते हैं, देसी तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेटल्ड एरियाज़ में तो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वंस अगेन वो जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनमें वहाँ पर फैसिलिटीज़ उस तरह नहीं है। तो क्या हुकूमत बलूचिस्तान ने कोई ऐसे मोबाइल डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स या सर्विसेज का ऐलान किया है कि उन इलाकों में भी जाके इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए? हर एक डिवीजन के लिए मॉडर्न मोबाइल क्लिनिक्स अवेलेबल हैं। ये पिछले साल हमने पीएसडीपी में ये स्कीम रखा था। वहाँ उसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये हैं। बीएचयूज हर एक जिले में हम दूर दराज बीएचयूज को टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तक 15 बीएचयूज में स्टैब्लिश हो चुका है। बाकी तमाम बलूचिस्तान के एटलीस्ट वन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फैसिलिटी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। अभी हमने 11 डीएचक्यू हॉस्पिटल को टीचिंग में अपग्रेड किया है, और इस साल 31 डीएचक्यूज को टीचिंग में अपग्रेड कर रहे हैं। और हर एक डीएचक्यू में 10-10 बेडेड एडिशनल आईसीयू स्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके अलावा बेड्स भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि पास्ट का बर्डन है, काम नहीं हुआ इन सेक्टर्स में, अब जाके हमने काम का आगाज किया है। आहिस्ता आहिस्ता उसके फूल सामने आना शुरू हो गए हैं, और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये फौरी तौर पे सारे मसाइल हल होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हल हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बाज हमारे पेशेंट्स जो हैं वो हेपेटाइटिस को यरकान समझते हैं, और इसका इलाज देसी तरीके से करना चाहते हैं। इंजेक्टेबल अवेलेबिलिटी के बावजूद भी जो मेडिसिन है वो हॉस्पिटल का वो इस्तेमाल नहीं करते, हॉस्पिटल नहीं आते। भले उनको फ्री ऑफ इंजेक्शन गिफ्ट भी करें, वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका अकीदा है कि वो प्याज गले में लटका देंगे, कोई दम दुरूद करवा लेंगे। करना चाहिए, इसमें भी शफा है, लेकिन वो टोटल रिजॉर्ट करते हैं इन चीजों पे। फिर देसी हकीमों के पास जाते हैं, उनके टोटको इस्तेमाल करते हैं, और बेहतर होने के बजाय उनका मर्ज बढ़ जाता है। फिर आखिर में लीवर सिरोसिस हो जाती है, श्रिंक हो जाता है लीवर, पाँव में जो है पानी अवेयरनेस जो है वो गवर्नमेंट लेवल लोगों के मिजाज के साथ लोगों को अवेयर किया जाए। और बड़ी अच्छी बात है लियाकत साहब कि आप बड़े वेल अवेयर हैं तमाम सूरत हाल से, सारा डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास मौजूद हैं, जो बड़ी जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया लियाकत शनवानी साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल के ऊपर जल्द अज जल्द बलोचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो काबू पाएगी, न सिर्फ कोविड-19 पर बल्कि जो हेपेटाइटिस की ये सूरत हाल बिगड़ती जा रही है इसके ऊपर भी। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो पानी की कमी और गंदा पानी जो है वो वहाँ पर जो मौजूद है वो है। एक मुख्तसर सा नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अफसर शाही की, जो साल साल से अंग्रेज़ के दौर से पाकिस्तान में चल रहा है, और जिसकी वजह से जो आम आदमी है उसकी सुनवाई नहीं होती, वो चक्कर लगा लगा कर दफातर के और सरकारी अफसरान के थक जाता है। इसके लिए हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विजन है और वो क्या करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इंसाफ की तजल्ली बिखेरने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह सबको राह हक पर चलने की तौफीक दे। बेलिचिक का जमींदार तलवार और गुनाल तीर साबित होगा। गुनाल सरदार को हमारे सिरों पर खंजर की तरह मुसल्लत करती है। अर्तुरुल सरदार की मौत मेरे हाथों होगी। अर्तुरुल सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं बल्कि हम सबका दुश्मन है। अब हमारे लिए एक नया दरवाजा खुल गया है और शोलों से दहक रहा है। अर्तुरुल मासूम भेड़ की खाल में एक भेड़िया है। तुम्हारी जान खून बहाए बगैर लूंगा। यहाँ पर रियासत मैं हूँ।
वेलकम बैक। नाज़रीन, अवामी शिकायत के हल के लिए, इसके अजाले के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सरकारी अफसरान की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है उसको अवामी शिकायत के हल के साथ मशरूत कर दिया है। और तजवीज़ ये है कि जो सालाना खुफिया रिपोर्ट सरकारी अफसरान के हवाले से बनाई जाती है, जिसे ACR कहा जाता है, उसमें अवामी शिकायत का किस हद तक अजाला किया गया, उनकी कारकर्दगी क्या रही है, इस हवाले से उससे मशरूत कर दिया जाएगा और इस हिसाब से दर्जा और जो नंबर्स हैं वो दिए जाएंगे। क्या पहले कोई पैरामीटर मौजूद था जो हम देखते रहे हैं कि अंग्रेज के दौर से जो ये एक सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और वही जारी है, और उसमें होता यह है कि जब वो बाबू जो है वो अपनी एक बड़ी सीट के ऊपर आकर बैठ जाते हैं तो फिर आम आदमी जो है वो उनको नजर नहीं आता। ये सूरत हाल कितनी अफसोसनाक है और ये जो हल बताया जा रहा है, जो तजवीज़ किया जा रहा है, वो कितना कारगर साबित हो सकता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आसिम, इससे पहले भी तो चाहिए था कि कोई ऐसा पैरामीटर होता जो लोगों की कारकर्दगी को जांच सकता, और पहले से ही किया जाता है। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट कुछ तो किया जा रहा है। देखिए, ये बड़ा बरवक्त किया गया, जिसको ओवररेटेड हम कह सकते हैं। आपने जिक्र किया कि पहले हो सकता था, क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि लोगों की तवज्जो नहीं थी। हुकूमतें और असल हुकूमत यही होती है, हुकूमतों को सूट करता था, मिलके चलता है। आप ऐसे वजीरों को देखें जो कि उस फील्ड से नाबल्द होते हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनको ब्रीफिंग जो होती है वो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी देता है और सेक्रेटरी जो होता है वो बाबू ही होता है। मिनिस्टर के साइन नहीं होते कहीं MOUs जब साइन होते हैं। तो आप ये देखें कि उनके पास हर रास्ता होता है, क्योंकि उनकी उम्र गुजर जाती है उस मिनिस्ट्री के अंदर। और फिर हुकूमतों के लिए फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि जो उनको सूट करता है वो उसको अपनी जगह पे ले आते हैं, जहाँ से उनके अपने मकसद की चीज़ों पे वो काम करवाते रहते हैं। और फैसिलिटेशन है उस सोच से। ये ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाबू या सरकारी अफसरान का, पहले तो डिफाइन करना चाहिए पब्लिक सर्वेंट है कि सिविल सर्वेंट्स हैं। कि जो एक माइंडसेट बन गया ना कि सिविल सर्वेंट्स ठीक है, लेकिन असल एक्चुअल वर्ड तो आपका पब्लिक सर्वेंट है। और इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली उसी चीज़ को फ्रेम लाइन करते हुए ये बात की है कि अवामी शिकायत और अवामी कारकर्दगी जो होगी आपकी अफसरान की आवाम के लिए, जिसमें स्पेशली पुलिस, वापडा और आपका सुई गैस वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह के डिपार्टमेंट्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा लोगों का PR बहुत ज़्यादा होती है, उनके ऊपर तो खास फोकस किया गया। और इसके अलावा भी इदारे हैं डेवलपमेंट के, जितने इदारे बने हुए, चाहे कैपिटल की बात करें या लाहौर की LDA की बात करें, ये वो इदारे हैं जो कि बराह रास्त आवाम के साथ डील कर रहे होते हैं और अफसरान का इंटरेक्शन होता है। तो आपकी जब तक रिपोर्ट्स नहीं बनेंगी, हमने देखा ये है कि बहुत सारे अफसरान पे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे ऐसे अफसरान भी हैं जिन पे FIA और NAP के बहुत सारे केसेस हैं, और वो केसेस भी चल रहे हैं, साथ उनकी प्रमोशंस भी हो रही हैं। तो जब सियासी मफादात के लिए हुकूमतें पोलराइज करती रहीं और वो मिलके काम चलता रहा, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा और केपेबल लोग जो थे उनको OSD बनाया जाता रहा, खुड्डे लाइन जिसको कहते हैं, या इसका मुतबादिल लेके आना, उसमें वक्त लगेगा। फिर जाहिर है वो जो प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है वो एक गठजोड़ हो जाता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो बड़ा एक मसला और एक रुकावट जो है वो खड़ी हो जाती है। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल तक जो एक्सेस है आम आदमी की, और वो अपनी शिकायत वहाँ पर लेके जाता है, उससे बड़ी हद तक आइडेंटिफाई हो जाते हैं वो अफसरान और वो इदारे जहाँ से उन्हें शिकायत सरजनिश भी हुई है। एग्जैक्टली, बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। ये भी उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए ये जो पोर्टल है, इसने भी मुझे लगता है कि किरदार अदा किया, और ये कर सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। आपको बहुत सारे, आपको अगर फील्ड्स की बात की जाए, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की बात की जाए, आपके चावलों के हवाले से अगर हम बात करें तो माजी में एक ऐसे भी थे कि अफसर जिनके अपना ज़ाती को वेस्टेड इंटरेस्ट था। पाकिस्तान में चावलों की कीमत, इन्वेस्टर की कीमत जो थी उनकी ज़मीन पे आ चुकी थी, और हमें चाहिए था, क्योंकि ईरान से भी हमारी एक्सपोर्ट बंद हो चुकी थी, तो 11 लाख टन का एक ऑर्डर कहीं एक मुल्क से मिला, और आखिरी वक्त तक जब तक वो हुकूमत थी उस अफसर ने उस फाइल को क्लियर नहीं किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि ना सिर्फ आपके मुल्क को भी नुकसान दे रही हैं, अवामी मफादात में तो नुकसान हो ही रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है। SROs का एक सिलसिला था, आपको याद होगा साबका हुकूमतों में, तो वो जो SROs चंद घंटों के लिए निकलते थे, जिसमें एमनेस्टी दे दी जाती थी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत गाड़ियों के हवाले से एमनेस्टी की बात। तो ये वो तमाम प्लानिंग्स होती हैं जो कि एक जो पब्लिक का जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो वहाँ पे मिनिस्ट्री से जाके एज ए वज़ीर या स्टेट मिनिस्टर बैठता है, उसकी नॉलेज में ये रास्ते नहीं होते। ये रास्ते ये आपके सरकारी अफसरान ही उनको बताते हैं, और उसके बाद ही उसके रास्ते भी बनते हैं जिसमें सबका फ़ायदा। तो ये इमरान खान साहब का एक बहुत अच्छा और बर वक्त इकदाम है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए और आवाम की खिदमत के हवाले से उस पे मोहर तस्दीक सब रीडिफाइन करने की ज़रूरत है किरदार को, कि ब्यूरोक्रेसी का और ये जो अफसर शाही है, इसको ये अफसर शाही नहीं है बल्कि ये अवामी खिदमत
के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, उसका इनको चुना मकसद जाता पब्लिक है, सर्वेंट चाहे और सिविल सर्वेंट, वही डिफरेंस मैंने कहा ना आपको। अगर इसको डिफाइन कर लिया जाए तो उसके बाद आपको लाइन ऑफ एक्शन मिल जाता है कि आपने काम क्या करना है, बजाय इसके कि आप कुर्सी पे विराजमान होने के बाद से आप उस चीज को उस तरह देखें कि जैसे ये आपकी रियाया है और आप उसके सल्तनत के बादशाह बन गए। तो ये चीजें नहीं होती और वो टाइम गुजर चुका, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो परफॉर्मेंस बेस कर दिया। आपने एसीआरस का जिक्र किया, तरक्की के साथ साथ उनकी जो आपको पोस्टिंग्स की जाती हैं वो भी देख के की जाएंगी। और वही मैं कह रहा हूँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप मैक्सिमम इनको होता ये है कि हमारा क्या होगा कि मैक्सिमम ओएसडी लगा दिया जाएगा, तेजी से इस पे काम होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ओएसडी लगा देना, तरीका कार वजह करने के लिए जो है वो कहा गया, वो तजवीज़ पेश करेंगे, फिर उसके ऊपर जाहिर है फिर मुशावरत होगी, फिर देखा जाएगा, फिर देखते हैं कि कहीं से कोई आवाजें उठेंगी, कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई एहतजाज होगा, रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन बड़ा जरूरी है पंजाब में हमने देखा था साबका हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट का हो और वजीर आजम का हो और इसके ऊपर काम हो। हमने पंजाब में साबका हुकूमत में देखा था कि एक बहुत अहम ब्यूरोक्रेट को जब पकड़ा गया, नैब ने उसको अरेस्ट किया, तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की तरफ से बड़ा शदीद रद्द अमल आया। उनके जो हम नवा थे, बड़े अच्छे अफसरान भी हैं, बहुत बड़ा गलत होगा कि अगर हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हम स्पेसिफिकली वो बात करें जो कि पोलराइज्ड रहे और जिनको हुकूमतें इस्तेमाल करती रहीं, जिनको आदत पड़ चुकी है। तो इसमें सिर्फ मैंने कहा ओएसडी लगाने वाला काम नहीं होना चाहिए, कोई सख्त एक्शन, क्योंकि ओएसडी लगाने से तो वो कहते हैं जी मैक्सिमम ओएसडी लगा दिया जाएगा। तो उसके लिए कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाई जाए। सजा और जजा का जो निज़ाम है हर जगह मौजूद होना चाहिए कि उनको सैग भी किया जा सकता है, उनके ऊपर कोई एक्विजिशंस अगर ऐसी चीज़ें सीरियस किस्म की आ जाती हैं, कोई आप साबित कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद उनको बाकायदा ना सिर्फ नौकरी से बल्कि सजा की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ठोस इक़दाम जो है वो और जल्द अज जल्द इसके ऊपर काम जो है वो किया जाएगा। अब तजवीज़ जो है वो जैसे ही आती हैं उसके ऊपर फिर क्या मुशावरत होती है और किस तरह से ये सूरत हाल जो है ये आगे बढ़ती है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये बात है कि जो सिस्टम्स हमारे यहाँ बन चुके हैं 70 सालों से जिस तरह से चल रहा है, वो सिस्टम उसको तोड़ना या कोई मुतबादिल सिस्टम लेके आना ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है, इस पर कोशिशें की जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा और अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया आसिम साहब, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।